हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो आज की क्लास शुरू करते हैं, जो कि फुल प्रैक्टिस की क्लास है। ठीक है ना। इसमें आपको टोटल 100 लगातार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आज की क्लास जो है वो सेट नंबर 3 है। ठीक है ना। इससे पहले आपको 2 सेट और करा चुके हैं, तो उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा इस चैनल पर, तो आप उस वीडियो को भी पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है ना। जो कि बिल्कुल सिलेबस पर आधारित है, जिसमें जनरल साइंस, जीके की क्वेश्चन, करेंट अफेयर, मैथमेटिक्स की, रीजनिंग और कंप्यूटर सभी के सभी मिलेंगे इसमें। ठीक है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाता है। टेलीग्राम की लिंक जो है आपको वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा और रिवीजन करते रहेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो वीडियो का आज की पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं, वो कौन कौन है ये बताना है। ठीक है। तो वीडियो का आंसर, क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप लोग भी जरूर दीजिएगा, बताइएगा कितने मार्क्स आ रहे हैं, ताकि कॉन्फिडेंस आप लोग को भी बढ़ा रहे। ठीक है ना। और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कर लेंगे, ताकि एग्जाम में कॉन्फिडेंस नजर आए। ठीक है ना। ताकि अपना टाइम जो है वो मेंटेन कर सके। ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर आप बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। ठीक है ना। ऑप्शन सी, यानी कि 5 जो अस्थायी सदस्य हैं सुरक्षा परिषद के, वो कौन कौन है? तो चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। ठीक है ना। टोटल 5 है। ठीक है ना। तो अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 होते हैं, जबकि अस्थायी जो सदस्य रहते हैं, ठीक है ना, अस्थायी जो सदस्य रहते हैं उनकी संख्या कितने रहते हैं? 10 रहते हैं। ठीक है ना। तो इसे ध्यान में रखेंगे। यूएन जिसकी स्थापना कब हुआ था? तो यूएन की स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुए थे, तो ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग भी जरूर बताइएगा। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ठीक है ना। ऑप्शन ए, यानी कि राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो कि उदयपुर में, ये गलत है। ठीक है ना। तो राजस्थान में जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उसका नाम है क्या? रावत भाटा। ठीक है ना। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ठीक है ना। परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कि कहाँ स्थित है? यह राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में यह स्थित है। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो कहाँ है? राजस्थान में है। बाकी सभी ऑप्शन ठीक है। नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो कि आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगे। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो कि आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेंगे। और कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो कि आपको कर्नाटक में देखने को मिलेंगे। तो सभी के सभी सही है, तो सभी को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है सदीर। ठीक है ना। सदीर किस नृत्य का प्राचीन नाम है, यानी कि पुराना नाम है, ये बताना है। ठीक है ना। तो किसका प्राचीन नाम जो है वो सदीर है, ये बताना है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है ना। ऑप्शन सी, यानी कि भरतनाट्यम का प्राचीन नाम है सदीर। ठीक है ना। भरतनाट्यम का जो प्राचीन नाम है क्या है? सदीर है। भरतनाट्यम जो कि कहाँ के लिए फेमस है? एक शास्त्रीय नृत्य है, तो ये जो है आपको तमिलनाडु में फेमस है। और इनसे संबंधित एक व्यक्ति हैं रुक्मणी अरुंडेल। कहाँ? रुक्मणी अरुंडेल। ठीक है ना। रुक्मणी अरुंडेल। ठीक है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे। कभी कभी आता है क्वेश्चन, रुक्मणी अरुंडेल का संबंध निम्न में से किस नृत्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम से संबंधित है। मोहिनीअट्टम जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी जो कि ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। कथक जो कि उत्तर प्रदेश का है। तो इसे ध्यान में रखेंगे सभी के। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार फतह करने वाली पहली महिला कौन है, ये बताना है। ठीक है। यानी कि माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतह कौन महिला की है, जो कि सबसे पहली महिला, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताइए। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका संतोष यादव। ठीक है ना। संतोष यादव जो कि पहली महिला है, जो कि माउंट एवरेस्ट को कितने 2 बार यह फतह की हैं। ठीक है। तो इसे ध्यान में रखेंगे। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिला जो है विश्व की कौन है? तो विश्व की पहली महिला जिनका नाम है क्या? जुंको तेबई। कौन है? जुंको तेबई है, जो कि विश्व की पहली महिला थी, और यह जापान की है। कहाँ की है? जापान की है। भारत की पहली महिला कौन रही? तो भारत की पहली महिला रही थी बछेंद्री पाल। कौन? बछेंद्री पाल थी। ठीक है ना। जो कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहली बार चढ़ी थी, 1984 में यह चढ़ी थी। ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखेगा। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है कितना है? 8,848 मीटर। ठीक है ना। कहीं कहीं 50 भी आता है, तो 48 आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। 8,848 मीटर आप तो ध्यान में रखना ही है। ठीक है ना। कहीं कहीं ऑप्शन में 50 आता है, तो ये भी ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं, लेकिन 48 है तो 48। अभी तक कहीं कहीं 2 ऑप्शन मिलता है तो कंफ्यूज हो जाती है इसमें। तो 48 भी ध्यान रखेगा, 50 भी ध्यान में रखेगा। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है क्वांटो मैदान किस देश में स्थित है, ये बताना है। तो क्वांटो का जो मैदान है वो किस देश में स्थित है?
तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी कि कहाँ है, जापान में। जापान में क्वांटो का मैदान स्थित है। जापान की राजधानी कहाँ है, तो आपको टोक्यो देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो जापान की राजधानी कहाँ है, टोक्यो, ठीक है। जापान की प्रमुख 4 द्वीप है, ठीक है ना। प्रमुख कितने हैं, 4 द्वीप हैं। तो चारों का नाम आपको पता होना चाहिए। तो जैसे में होक्काइडो, कौन है, होक्काइडो, जो कि पहला द्वीप हो गया आपका ये होक्काइडो। फिर आपको आता है होन्शु, कौन आता है, होन्शु। उसके बाद शिकोकू, उसके बाद एक है क्यूशू द्वीप, ठीक है ना। तो चारों जो द्वीप है आपको जापान के, अब जापान के चारों इंपॉर्टेंट द्वीप है, तो सभी को याद रखेंगे। होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू द्वीप कहाँ स्थित है, तो जापान में स्थित है यह, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। तो कौन सा कथन निम्नलिखित में से असत्य है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी कि कोई भी असत्य नहीं है, सभी के सभी क्या है, सत्य हैं। सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल के एयरफोर्स संस्करण का ओडिशा के चांदीपुर के निकट एकीकृत परीक्षण रेंज से सफल परीक्षण किया गया, सही है। आकाश मिसाइल जो कि 25 किलोमीटर तक मार कर सकती है, बिल्कुल सही है। तथा यह 60 kg तक युद्धक सामग्री ले जाने में सक्षम है, ठीक है ना। कौन, आकाश का सैन्य संस्करण 2008 से ही सेना में शामिल है, ये भी सही है। तो तीनों के तीनों जो ऑप्शन है यानी कि सही है, तो इसे ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुमेलित नहीं है कौन, तो ये बताना है। तो निम्न में कौन जो है सुमेलित नहीं है ये बताना है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना। ऑप्शन ए, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है, जो कि आपको कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को मनाया जाता है। क्या, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। बालिका दिवस भी 24 जनवरी को भी मनाया जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। 24 जनवरी को आपको अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और बालिका दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका ये 24 दिसंबर, जो कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। 23 दिसंबर किसान दिवस मनाया जाता है। 18 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दिवस मनाया जाता है, तो सभी को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, रेणुका झील स्थित है। तो रेणुका झील कहाँ स्थित है ये बताना है। तो रेणुका नामक एक महिला प्लेयर भी है, ठीक है ना, वहीं राज्य से संबंधित है, ठीक है ना। महिला क्रिकेट प्लेयर है जो कि बॉलिंग कर रहे हैं, फास्ट बॉलर है, ठीक है ना। तो रेणुका सिंह नाम है उनका, ठीक है ना। तो रेणुका झील कहाँ है, तो यह हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है, रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में। और रेणुका सिंह जो प्लेयर है ना महिला क्रिकेट की, वो बॉलिंग करते हैं, तो ये भी आपको हिमाचल प्रदेश को देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो हिमाचल प्रदेश को भी, तो उनके नाम से आप ध्यान में रखेंगे क्या, रेणुका झील, ठीक है ना। तो रेणुका झील कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। चलिए, असम में इंपॉर्टेंट झील है जिसका नाम है आपको क्या, दीपोर झील। क्या है, दीपोर झील, जो कि कहाँ स्थित है, आपको असम में देखने को मिलेगा। उत्तराखंड में एक इंपॉर्टेंट झील है, 2 इंपॉर्टेंट झील है। एक तो है भीमताल, कौन है, एक भीमताल, और दूसरा है सतोपंथ झील जो है वो कहाँ है, तो उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, जो कि इंपॉर्टेंट है। भीमताल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में आपको डिंडवाना झील, ठीक है ना। डिंडवाना झील जो कि कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है। सांभर झील ये भी राजस्थान में स्थित है, तो इसे भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में शामिल नेता थे। यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की जब स्थापना हुआ था तो इसमें शामिल नेता कौन कौन थे ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ठीक है ना। ऑप्शन सी यानी कि ए, बी और डी, यानी कि सभी के सभी जो नेता हैं मार्शल जोसेफ टिटो, कर्नल नासिर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीनों के तीनों व्यक्ति जो है शामिल थे, ठीक है ना, उसके स्थापना के समय, गुट निरपेक्ष की स्थापना के समय, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुआ था 1961 में इसकी स्थापना हुए थे, किसका, गुट निरपेक्ष आंदोलन का। और इसका हेड क्वार्टर जो आपको देखने को मिलेगा वो जकार्ता देखने को मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, जकार्ता, ठीक है ना। तो इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, डायना मंदिर हेतु प्रसिद्ध स्थान है। तो डायना मंदिर जो हेतु प्रसिद्ध स्थान का नाम क्या है ये बताना है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा इफेसस नामक स्थान है, जो कि डायना मंदिर हेतु फेमस है। और यह स्थान है कहाँ है, तो यह तुर्की में मिलेगा, आपको देखने को कहाँ मिलेगा, तुर्की में, ठीक है ना। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट है काठमांडू में मंदिर जिसका नाम है पशुपतिनाथ। कौन है, पशुपतिनाथ की मंदिर, ठीक है ना। पशुपतिनाथ मंदिर जो कि कहाँ मिलेगा आपको, नेपाल की राजधानी काठमांडू में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसे ध्यान में रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे सख्त धूम्रपान निषेध विधेयक किसने पारित किया है, किस देश के द्वारा पारित किया गया ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि ब्रिटेन के द्वारा यह पारित किया गया है, ठीक है ना, ब्रिटेन के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12।
एनीमोमीटर, एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो एनीमोमीटर से क्या मापते हैं ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है आपका पवन का वेग। क्या है? सॉरी, पवन का वेग जो है वो किससे मापते हैं? तो एनीमोमीटर से मापते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है ना, तो पवन का वेग किससे मापते हैं? एनीमोमीटर से मापते हैं। ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखिएगा। पानी के बहाव की गति है वो किससे मापते हैं? तो क्यूसे मीटर से, क्यूसिक से, क्यूसिक, ठीक है ना, क्यूसेक बोलते हैं उसे, क्यूसेक मीटर से। तो क्यूसेक के द्वारा जो मापा जाता है पानी का बहाव मापा जाता है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है। तो एक कार्बन क्रेडिट किसके समतुल्य होते हैं ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, ऑप्शन सी, यानी कि 1000 kg CO2 के बराबर होते हैं एक कार्बन क्रेडिट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, देखते हैं डेसिबल किस में यूज होता है ये बताना। तो डेसिबल का यूज किसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी, यानी कि ध्वनि स्तर की एक माप है। ठीक है ना, तो ध्वनि की एक स्तर है, उसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसको? डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो इसे ध्यान में रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है एक पारसेक। ठीक है ना, एक पारसेक तारों संबंधित दूरियां मापने का मात्रक है। ठीक है ना, तारों के संबंधित जो दूरी मापने का काम करता है वो कौन करता है? तो पारसेक के द्वारा किया जाता है। तो एक पारसेक बराबर क्या होता है, किसके बराबर होते हैं ये बताना है। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। ठीक है ना, ऑप्शन बी, यानी कि 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है क्या? एक पारसेक होता है। ठीक है ना, तो पारसेक और प्रकाश वर्ष दोनों दूरी की इकाई है, तो दोनों ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में मेनिंजाइटिस। ठीक है ना, हाल ही में मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन सा है ये बताना है। तो पहला देश कौन बना है मेनिंजाइटिस की टीका लगाने वाला? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, यानी कि नाइजीरिया बना है। कौन बना है? नाइजीरिया देश बना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज से एथेनॉल परिवर्तन में उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो कौन सा एंजाइम है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, यानी कि जाइमेज। जाइमेज नामक जो एंजाइम है वो ग्लूकोज से एथेनॉल परिवर्तन में क्या करता है? उत्प्रेरक करता है, यानी कि सहायता करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है ना, विचार करना है और बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। ठीक है, चलिए, तो पहला कथन है आपको अग्निशामकों में खाने का सोडा या बेकिंग सोडा प्रयोग में लाया जाता है, क्या सही है ये बताना है। और दूसरा नंबर कथन है शीशे के उत्पादन में बिना बुझे चूना यानी कि क्विकलाइम प्रयोग में लाया जाता है या नहीं ये बताना है। तीसरा कथन है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक, सॉरी, पेरिस प्लास्टर के उत्पादन में जिप्सम का प्रयोग लाया जाता है या नहीं ये बताना है। तो तीनों के तीनों कथन में कौन सा सही है कौन गलत है ये बताना है। ठीक है ना, चलिए, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। ठीक है ना, ऑप्शन डी, यानी कि सभी के सभी कथन जो है वो क्या है? सही है। अग्निशामक में खाने की सोडा यानी बेकिंग सोडा का प्रयोग लाते हैं। शीशे का उत्पादन में बिना बुझे चूना यानी क्विकलाइम का प्रयोग करते हैं। पेरिस प्लास्टर के उत्पादन में जिप्सम का प्रयोग लाते हैं। तो बिल्कुल सही है सभी। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। सॉरी, हाँ 19 नंबर है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है प्रतिदीप्ति नली। ठीक है ना, प्रतिदीप्ति नली में सामान्यतः सर्वाधिक प्रयोग होने वाली वस्तु है जो क्या है ये बताना है। ठीक है ना, तो प्रतिदीप्ति नली में सामान्यतः सर्वाधिक प्रयोग होने वाली वस्तु निम्न में कौन है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है पारा, वाष्प तथा आर्गन का प्रयोग होता है। किसका होता है? पारा, वाष्प तथा आर्गन का, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है जल में आसानी से घुलनशील है। तो जल में आसानी से घुलनशील निम्न में कौन है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है अमोनिया। अमोनिया जो है वो जल में क्या है? आसानी से घुलनशील है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 21। मछलियाँ जो है वो सामान्यतः श्वसन होता है, यानी कि मछलियाँ जो है वो श्वसन किससे लेता है ये बताना है। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि गलफड़ों के द्वारा। तो मछलियाँ जो है वो श्वसन लेता है किससे द्वारा? गलफड़ों के द्वारा लेता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 है निम्न में से किसमें पित्ताशय नहीं होता है। तो निम्न में किसमें पित्ताशय नहीं होता है, नहीं पाया जाता है ये बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि चूहा। चूहा में पित्ताशय नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। निम्न में किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि छिपकिली में। छिपकिली में जो कि लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? तो लिंग गुणसूत्र छिपकिली में नहीं होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। पक्षी जो अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है तो कौन है?
तो कौन सी पक्षी है जो अपनी ऊपरी जबड़ा को हिला सकता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी कि तोता। तोता जो है वो अपनी ऊपरी जबड़ा को क्या कर सकता है, हिला सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 में है निम्नलिखित में से कौन एक कीट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है वो एक कीट नहीं आता, यानी कीट के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यानी कि मकड़ी। मकड़ी जो है वो कीट के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है। तो 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय जो है वो निम्न में से किसमें पाया जाता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि मेढक। मेढक में 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय पाया जाता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करते रहेगा। ठीक है ना, तभी तो मज़ा आएंगे। ठीक है ना, तो पढ़िए और दूसरों को भी पढ़ने के उत्साह बढ़ाइए। ठीक है, चलिए तभी तो मज़ा आते हैं। ठीक है, तो अपन लोग प्रैक्टिस इतने सारे करेंगे ताकि एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं हो। ठीक है ना, तो बहुत सारे प्रैक्टिस करते चलेंगे। ठीक है, चलिए तो क्लास यानी कि चैनल को फॉलो करते रहिएगा। ठीक है ना, और लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 नंबर है निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता है किंतु सांस लेते हैं। तो कौन सा जीव है जिसमें रक्त नहीं होता है किंतु सांस लेते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है हाइड्रा। हाइड्रा जो होता है जिसमें रक्त नहीं होता, हाइड्रा में रक्त नहीं होता किंतु सांस लेते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 जुगनू होता है एक। तो जुगनू एक क्या होता है इसके बारे में बताना है। तो जुगनू क्या होता है ये बताइए। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी कि कीट होता है। जुगनू जो आता है वो किस में आता है, तो कीट के श्रेणी में आते हैं। कौन, जुगनू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 है गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को डैश रखते हैं, यानी कि किस प्रकार के अपने शरीर के तापक्रम को रखते हैं ये बताना है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी कि हमेशा एक साथ बनाए रखते हैं। ठीक है ना, तो गर्म रुधिर वाले जो जंतु होते हैं वो अपने शरीर के तापमान को हमेशा एक जैसा बनाए रहते हैं। ठीक है ना, यानी कि समान तापमान को क्या करते हैं वो निरंतर बनाए रखते हैं। ठीक है, उसे गर्म रुधिर वाले जंतु कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है किस प्राणी में प्लाज्मा में ब्लड सस्पेंडेड होता है अथवा बनता है ये बताना है। तो किस प्राणी में प्लाज्मा में ब्लड सस्पेंडेड होता है अथवा बनता है, तो कौन ऐसा प्राणी है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी कि मेढक। मेढक में प्लाज्मा में ब्लड सस्पेंडेड होता है या तो बनता है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी यानी कि मेढक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 नंबर है हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस 2024 कब मनाया गया ये बताना है। तो हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस 2024 कब मनाया गया, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। ठीक है ना, ऑप्शन डी यानी कि 17 अप्रैल को। किसमें मनाया, कब मनाया गया, तो 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस 2024 में मनाया गया। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर क्या, 32 नंबर क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो कि माजुली नदी द्वीप है, जो कि असम में ब्रह्मपुत्रा नदी के है। ठीक है ना, ब्रह्मपुत्रा नदी में है यह माजुली नदी द्वीप, जो कि किस जिले में स्थित है, डिस्ट्रिक्ट में स्थित है ये बताना है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी कि पतालपुरी डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला में असम में स्थित है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो कि माजुली नदी द्वीप है ब्रह्मपुत्रा नदी पर। ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 नंबर। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 33 जो कि अब मैथ की क्वेश्चन है, तो इसे देखते हैं। ठीक है, चलिए तो मैथ की भी आप लोग जरूर सोल्यूशन कीजिएगा, बताइएगा कैसा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन सभी प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन सब अच्छे हैं, तो आप लोग भी जरूर बनाइएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है क्या, 2 बेलन की त्रिज्याएं 4:5 के अनुपात में है। ठीक है, चलिए आगे बोल रहा है कि उनकी ऊंचाई का जो रेशियो है यानी हाइट का जो रेशियो है बेलन का वो दे दिया 5:2 के अनुपात में है। तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो पहले ही जो बेलन है उसकी त्रिज्या मान लेते हैं क्या, R1 मान लेते हैं और दूसरी का R2 मान लेते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से हाइट जो है वो पहला का H1 और दूसरे का H2 मान लेते हैं। ठीक है ना, बेलन का आयतन क्या होता है, O1/3 पाई R1 का स्क्वायर। ठीक है ना, R1 R स्क्वायर H1 हो जाएगा। ठीक है, दूसरे का हो जाएगा O1/3 पाई R स्क्वायर यानी कि R2 का स्क्वायर और H2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका रेशियो। तो इसी को तो रेशियो पूछा है, तो देखिए O1/3 पाई तो कट जाएगा, तो आपका जो कॉमन बचेगा वो यही रहेगा दोनों में। ठीक है ना, चलिए तो इसको आप हल कर दीजिए। तो R1 मतलब हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी कि 16 लिखेंगे और
इंच मतलब सॉरी जो पहली की ऊंचाई हो जाएगा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा यानी R2 हो जाएगा कितना 5 का स्क्वायर 25 हो जाएंगे, और 2 जो हो जाएगा आपका ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसे काट देना, तो 5 से काट देंगे 25 और ये हो जाएगा 8 से, यानी कि रेशियो कितना हो जाएगा 8:5, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 900 मीटर लंबी सड़क 6 मिनट में पार करता है। यानी कोई व्यक्ति है जो 900 मीटर लंबी सड़क है उसे 6 मिनट में पार कर लेता है, तो व्यक्ति की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा ये बताना है। तो चलिए चाल पूछ रहा है, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। तो दूरी आपका हो जाएगा कितना 900 मीटर में है, तो समय जो हो जाएगा आपका सेकंड में, इसको कन्वर्ट कर देंगे 6 गुना 60 कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकंड में, ये आ जाएगा आपका चाल। इसको किलोमीटर प्रति सेकंड में, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में, ये चाल आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अब इसे हल कर दीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य काट देंगे, तो 18 दूनी क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, 5 दूनी 10 से 1 शून्य, यानी कि बच जाएगा कितना 9 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है क्या, बोल रहा है यदि 3 बकरियां या 5 भेड़ें एक खेत को 54 दिन में चर सकती है, तो 6 बकरियां और 8 भेड़ें उसी खेत को चरने में कितना समय लगेगा, यानी कितने दिन में चर सकती है ये बताना, ठीक है। चलिए सिंपल है, आराम से बनाएंगे, समझ में बना दीजिए, ठीक है। चल जैसे बोल रहा है क्या, 3 बकरियां यानी कि 3 गोट बराबर, या मतलब बराबर होता है 5 भेड़े को 20 से सूचित कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो इसका रेशियो हो जाएगा, यानी कि गोट अनुपात भेड़ का जो रेशियो हो जाएगा कितना हो जाएगा 5 अनुपात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। 5 अनुपात 3 हो जाएगा। अब यहाँ से दोनों क्या है इक्वल है, तो किसी एक को आप उठा ले सकते हैं, ठीक है। तो यदि गोट को लेंगे तो हो जाएगा कितना 5 तिया 15 गुने कितना हो जाएगा 54, ठीक है। अब इस सर पूछ रहा है क्या कि 6 बकरी मतलब कितना हो जाएगा 6 बकरी मतलब 6 पचे 30, ठीक है ना। 6 पचे 30 प्लस हो जाएगा 8 भेड़ मतलब 8 तिया 24, तो 30 और 24 कितना हो जाएगा 54 को मिल करके कितने दिन में चर सकते हैं, तो डी दिन में, ठीक है ना। 54 से 54 आपका कट जाएगा, तो डी बराबर कितना आ जाएगा 15, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 15 दिन में क्या करेंगे 6 बकरियां और 8 भेड़ें उस खेत को 15 दिन में क्या करेंगे चर लेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 36 है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा 3800 रुपये के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु है, ठीक है ना, जिसका 3800 रुपये एक वस्तु है जिसका अंकित मूल्य कितना दिया है 3800 रुपया दिया है। उस पर बोला 22% की छूट दी जाती है, यानी पेशकश के बाद उसे इतना रुपये में बेचा गया, तो 22 का जो मान होगा वो क्या होगा ये बताना है, यानी कितने % उसे छूट दिया गया ये बताना है अंकित मूल्य पर, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं। 3800 रुपया क्या है अंकित मूल्य है, इस पर 22% का छूट दिया गया, यानी कि 100 माइनस 22 बटा क्या हो जाएगा 100 बराबर हो जाएगा कितना बेचा गया 3496 में बेचा गया, यानी विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य हो गया, यानी कि 3800 रुपये की इतना में छूट में बेचा तो विक्रय मूल्य हो गया बराबर विक्रय मूल्य। बस बनाना इसी को, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा आपका, इसको काट देते हैं। 19 से आपको 19 दूनी 38 हो जाएगा, 17 दूनी 34 और 48, यानी 1748 में आती है कट जाएगा, इससे काट देंगे। 19 नमा कितना होता है 171 3 और 8, यानी 19 दूनी 38, ये कट गया आपका 92। तो देखिए 100 माइनस 22 बराबर 92, तो 22 को इधर कर देंगे 92 को इधर, तो आ जाएगा कितना 22 बराबर 8, यानी कि उसे 8% का क्या दिया गया छूट दिया गया था, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है ना, यानी कि 8% उसे क्या मिला था डिस्काउंट मिला है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है क्या, देखिए 2 से 3 हो गया, 7 से 8 हो गया, 12 से 13 हो गया, ठीक है ना। उसी प्रकार से आगे क्या आएगा ये बताना है। तो देखिए 5 यानी कि 3 5 कितना हो गया 8 8 5 13 13 5 कितना हो जाएगा 13 5 18, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी 18 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एक अंक गैप करके आपको 5 की वृद्धि होते जा रहा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका अगली संख्या, बोल रहा है दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करना है, तो इसे ज्ञात कर लेते हैं। देखिए 9 2 का, 2 के बाद हो गया कितने का 4 का, फिर 2 का, फिर 4 का, फिर 2 का, फिर 4 का आपका आएगा, ठीक है ना। तो 23 और 4 कितना 27, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका बोल रहा है क्या कि निम्नलिखित प्रश्नों में 2 चिन्ह को आपस में बदलकर समीकरण को सही करना है। 2 चिन्ह है उसको आपको बदलना है, तो उसको कैसे सही होगा ये बताना है। तो क्वेश्चन है आपका 7
10 5 5 बराबर 10। इसमें आपको दो चिन्ह को बदलना है। तो देखिए पहला चिन्ह है क्या, बराबर और भाग को यदि चेंज करते हैं, ठीक है ना। चलिए बराबर को और भाग को यदि चेंज करते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा, आपको जहाँ भाग है वहाँ पर बराबर आ जाएगा और जहाँ बराबर है वहाँ पर भाग आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो इसको चेक कर लेते हैं पहले ऑप्शन नंबर ए को। तो 7 10 15 15 नहीं 5 है, ये 5 फिर 5 और 10। देखिए पहला तो आपका प्लस सही है, प्लस रहेगा ही रहेगा। दूसरा में चेंज करें, बाई ऑप्शन ही से बनाना पड़ेगा अपने को, ठीक है ना। तो बाई ऑप्शन ही से पहले हल करेंगे, ठीक है ना। कहे कि इसी में दिमाग लगाएं तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना, यदि सिंपल रहेगा तो दिमाग लग भी जाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा से प्रैक्टिस रहे तो दिमाग लग भी जाता है, नहीं तो बाकी आपके पास ऑप्शन है कि ऑप्शन से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले ऑप्शन ए देख लेते हैं। तो ये में आपको प्लस तो हो गया, भाग के जगह पर आपको बराबर करना होगा क्योंकि चेंज करना है, ठीक है ना। चलिए चेंज कर लिए, माइनस आपका सेम रहेगा और यहाँ पर आपको क्या रहेगा, भाग हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब इसे हल करेंगे तो हो जाएगा 17 बराबर 5 से 5 करेंगे तो ये बराबर तो कभी आने वाला है नहीं, गुना 1/10 करेंगे तो 5 दूनी 10, ये नहीं आएगा ना, ये 2.5 आ जाएगा आपको, ठीक है ना। तो नहीं हो पाएगा, यानी 2.5 नहीं 0.5 यानी कि 4.5 आ जाएगा, जो कि 17 बराबर नहीं हो पाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका सही नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी देखते हैं। देखिए प्लस और माइनस को चेंज करें तो पहले प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका। फिर आपको भाग है तो यहाँ पर तो भाग का चिन्ह रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि भाग को अपने को चेंज नहीं करना, ठीक है ना। और आगे हो गया क्या, ये माइनस है तो वहाँ पर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, क्योंकि जहाँ प्लस था वहाँ माइनस को चेंज करें यहाँ पर, ठीक है ना। बराबर को बराबर रहने देंगे, ठीक है। अब चलिए इसे हल कर देते हैं। तो 5 दूनी 10, ये कट गया तो आपका हो जाएगा 7 - 2 प्लस कितना 5 बराबर 10। देखिए 7 5 12, 12 में से 2 जाएगा कितना 10 बराबर 10, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही है, ठीक है ना। ऑप्शन बी क्या है, सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से आप तो इसे जल्दी से आप हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए बोल रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 40 है बोल रहा है क्या, चेरी आम फल, ठीक है ना। चेरी आम और फल क्या है ये बताना है, ठीक है ना। तो चेरी और आम दोनों के दोनों जो आएगा किस में आएगा, फल के अंतर्गत आएंगे। क्या चेरी और आम फल है, लेकिन दोनों अलग अलग फल है, आम अलग फल है और चेरी अलग फल है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए बोल रहा है क्या, NEAT, ठीक है ना। NEAT को आपको लिखा है कितना 3409 लिखा है, तो उसी कोड में LEARN को क्या लिखा जाएगा ये बताना है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले इसको समझते हैं कैसे लिखा है। तो NEAT, ठीक है ना। देखिए N कितने में आता है, 14 नंबर में, E कितने में आता है 5 में, A कितने में आता है 1 में, T कितने में आता है तो आपको टी है ना, टी जो आता है आपको 20 में आता है, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान रखेगा, इसे याद रखेंगे, आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें से 1 घटाया है तो 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 13, इसमें 1 माइनस करेंगे तो आएगा 4, इसमें 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0, इसमें 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 19 आएगा कि नहीं। अब उसी को लिखा है क्या, देखिए 13 में पहला अंक लिखा है, फिर 4 लिखा है, फिर 0 लिखा है और इसमें जो 2 अंक है उसमें लास्ट का 1 अंक लिखा है, यानी कि जिसमें 2 अंक है उसमें दाएं साइड का दाहिना अंक लिखा है सिर्फ 1 अंक, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से इसे भी लिखना है। तो देखिए एल आता है कितने में 12 का मतलब हो गया क्या, 1 माइनस करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा ये 11 मतलब पहले 1 आएगा, फिर आ जाएगा 5 की जगह पर ये 4 आ जाएगा, फिर ये भी 0 आ जाएगा। ये 18 में आता है R, तो 18 में से 1 घटाएंगे 17 को 7 लिखेंगे, N को 14 में से 1 घटाएंगे 13 को 3 लिखेंगे, यानी कि आपको जो आ जाएगा कितना आएगा 140 लास्ट में 73, यानी कि ये आ जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये लिखा गया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर क्या 42 है। 42 नंबर बोल रहा है क्या, कार पार्क और उपग्रह के बारे में क्या करना है, संबंध को दर्शाना है। तो किस प्रकार के संबंध दर्शाएंगे इसमें, तो इसमें आप अलग अलग सभी हैं, क्योंकि कार भी अलग है, पार्क भी अलग है और उपग्रह भी अलग ही है, यानी कि ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो कार अलग है, पार्क अलग है, पार्किंग रहता तो अलग बात है, क्योंकि पार्किंग के अंतर्गत कार को लगाया जा सकता है, लेकिन पार्किंग नहीं, पार्क के बारे में बोला है ना, जिसमें घूमते टहलते हैं, ठीक है। तो वो अलग चीज़ है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, पता चले कि आप मार देंगे, कहे कि ये भी ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन देखिए बोल रहा क्या, यदि किसी कूट भाषा में LEAT को लिखा जाता है इतना, तो उसी कूट भाषा में WIN को क्या लिखा जाएगा ये बताना है। तो देखिए L आता है 12 में, 12 लिख दिया है, E 5 में आता है तो 5 लिख दिया, T 20 में आता है तो लिख दिया, यानी कि जो अंकों का जो कितने अंक में आता है उसका नंबर जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो W का होता है कितना 23, I का होता है 9 और N का होता है 14, ठीक है ना। तो
23, 9 और 14 आएगा। 23, 9, 14 किसमें 23, 9, 14, ठीक है ना, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा क्या, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य सभी से भिन्न है वो बताना है। ठीक है ना, तो कौन भिन्न है ये बताना है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर है क्या, आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, ऑप्शन सी यानी कि हरा। हरा जो है वो क्या है, तो हरा जो है वो आपको क्या है, सॉरी गलत, ये नहीं, स्तंभ होगा इसका राइट आंसर क्या होगा, स्तंभ। ठीक है ना, स्तंभ यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा, क्योंकि सभी के सभी जो है आपको क्या दर्शा रहा है, वो रंग को दर्शा रहा है, यानी बैगनी भी एक रंग है, हरा भी रंग है, हल्का गुलाबी क्या है, सभी के सभी रंग है। ठीक है ना, सभी रंग दर्शाता है, लेकिन स्तंभ जो है वो क्या रंग नहीं दर्शाता। स्तंभ क्या है, तो स्तंभ जो है वो वास्तुकला जो कि भवन निर्माण में यह क्या आता है, काम आता है, यानी कि इसको इंगित करता है यह कौन, स्तंभ। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर है डी। अब देखिए डी किस में लिखा हुआ है, तो डी है आपका सी में। डी किस में है, सी में, यानी कि ऑप्शन सी आपको रंगना है। ठीक है ना, यहाँ से डी नहीं रंग देंगे, जहाँ डी रंग देंगे तो डी का मतलब ए रहता तब ना, लेकिन ए नहीं आंसर है इसका, ऑप्शन डी, यानी कि डी का मतलब हो कि आपका सी ऑप्शन वाला सही है। ठीक है ना, तो सी में डी लिखा हुआ ना, तो ये हो जाएगा सही। तो इस प्रकार से आपको कन्फ्यूजन करने के लिए भी एग्जाम में रहता है, क्योंकि ये सभी के सभी पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो एग्जामिनेशन जो है वो एग्जामिनर जो है वो कन्फ्यूज करने के लिए ऐसे ऑप्शन बनाते हैं, तो थोड़ा सा आप गौर करिएगा, क्योंकि जब इजी क्वेश्चन गलत होता है तो बहुत ही दिक्कत होते हैं, क्योंकि नंबर कट जाते हैं ना। ठीक है ना, निगेटिव पॉइंट रहता है रेलवे में, तो इसलिए आप थोड़ा सा गौर से कीजिएगा, आराम से कीजिएगा, सावधानी बरतिएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए होता है सेट प्रैक्टिस। सेट प्रैक्टिस का मतलब यही है, जो कुछ नए पॉइंट आते हैं, नए टाइप के जो पॉइंट आते हैं वो सीखने को मिल जाता है अपने को सेट प्रैक्टिस में। ठीक है ना, तो डायरेक्ट एग्जाम देने से बेहतर है कि बहुत सारे सेट प्रैक्टिस अपन करेंगे, उसके बाद एग्जाम में जाएंगे, कंफर्टेबल आप महसूस जरूर करेंगे। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है क्या, 9, 11, 15, 17, 21, 23, तो 9 के बाद 2 का वृद्धि हुआ, 2 के बाद कितने, 4 का, फिर 2 का, फिर 4 का। ठीक है ना, फिर 2 का, फिर 4 का होगा, तो फिर 4 का होगा तो 27 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, तो आपका राइट आंसर जो है आपका 27 यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 है। ठीक है, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या, ए बी सी डी और ई एक बेंच पर बैठे हुए हैं। ठीक है ना, ए बी सी डी ई एक बेंच पर बैठे हुए हैं, बी के बगल में ए बैठा है। ठीक है ना, बी के बगल में कौन है, ए है, बी के बगल में ए बैठा हुआ, ए पता है कि बी के बगल में ही रहेगा। डी के बगल में सी बैठा है, ई के साथ डी नहीं बैठा है, ई के साथ जो है वो डी नहीं बैठा है, जो आता है वो पहले वाले जो अंक है उसके लिए आता है, यानी कि ई के लिए आया, किसके लिए आया, ई के लिए। तो दो व्यक्ति में जो पहले वाला है ना उसके लिए जो आता है, तो ध्यान रखिएगा, जहाँ नोट कर लीजिएगा, जहाँ भी जो आए वहाँ पर 2 व्यक्ति है या 3 व्यक्ति, उसमें सबसे जो पहले वाला व्यक्ति रहेगा उसके लिए जो आया। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे। तो जो बाएं किनारे, जो यानी कि ई बेंच के बाएं किनारे पर है, यानी कि ई जो है आपको सबसे बाएं किनारे पर आपको देखने को मिलेगा। बाएं का मतलब हो गया आपको यहाँ। ठीक है ना, देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो सबसे बाएं किनारे पर ई हो गए। ठीक है ना, चलिए आगे बोल रहा है क्या, बेंच पर बाएं, सी जो है वो दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, सी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे स्थान पर सी मिल गया। बी और ई के दाएं ए है, बी और ई के दाएं कौन है, ए है, अभी पता नहीं कहाँ पर ए है, थोड़ा सा आगे और देखेंगे। ए और सी एक साथ बैठे हैं, ये तो पता है, ए और सी एक साथ बैठे हैं, तो ए इधर भी, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, तो अभी फिर से देखेंगे। ठीक है, चलिए एक बार फिर इतना लिखें, एक बार पढ़ेंगे तो आपको कुछ पॉइंट मिलेगा, फिर से आप दोबारा पढ़ेंगे तो कुछ पॉइंट फिर से मिल जाएगा। देखिए बी के बगल में ए बैठा है, बी के बगल में ए बैठा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डी के बगल में सी है, डी के बगल में सी है। ठीक है ना, तो डी के बगल में सी है, तो डी यहाँ भी और यहाँ भी कहीं भी हो सकता है। ठीक है ना, ई के साथ डी नहीं है, ई के साथ डी नहीं है। ठीक है ना, ई के साथ डी जो है आपका नहीं बैठा हुआ है। ठीक है ना, आगे बोल रहा है ई के साथ डी नहीं है, जो बेंच के बाएं किनारे पर है, सी के दाएं छोर से सॉरी सी जो है वो दाएं छोर से कौन सी है, दूसरे स्थान पर है। बी और ई के दाएं कौन है, ए है। ठीक है ना, बी और कौन, ई के। ठीक है ना, बी के और ई के दाएं छोर पर कौन है, ए है। ठीक है ना, यानी कि इस प्रकार से रहेगा, बी और ई के दाएं, बी और ई के दाएं है ये। ठीक है ना, तो दाएं रहेगा मतलब कहाँ रहेगा, बी के और
ई के दोनों के दाएं, यानी कि बी यहाँ रहेगा तो ए आपको यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए बी के भी दाएं हैं और ई के भी दाएं ए हो गया, ठीक है ना। चलिए अब बोल रहा है आगे, अब सिंपल सी है, निकाल लेंगे। ए और सी एक साथ बैठे हैं, ए और सी देखिए एक साथ बैठे हैं। एक बार और आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा कंप्लीट निकल जाएगा। ये देखिए बी के बगल में ए बैठा है, ठीक है ना। बी के बगल में कौन है, ए बैठा हुआ है, बिल्कुल सही। डी के बगल में सी बैठा, यानी कि डी तो अब यहीं आएगा और कहीं जगह ही नहीं, तो डी के बगल में कौन हो गया, सी आपको हो गया। ई के साथ डी, ठीक है, ई के साथ डी नहीं है तो ई के साथ तो डी नहीं है, कहा कि ई इधर है डी इधर है, तो एक साथ तो नहीं है, ठीक है। आगे बोल रहा है क्या, मैं नहीं है, जो बेंच के बाएं किनारे पर बैठा, किनारे पर है कौन, ई, ठीक है। सी दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, तो सी दाएं से दूसरे यानी पहला दूसरा स्थान पर हो गया, ठीक है। बी और ई के दाएं ए है, बी के और ई के दाएं ए है ही, ठीक है। तो बोल रहा है ए और सी एक साथ बैठे हैं, ए और सी एक साथ बैठे हैं, तो ए किस स्थान पर बैठा हुआ है ये बताना है। तो ए कहाँ पर बैठा है देखिए, ठीक है। तो ए तो पहला है कि बीचों बीच में बैठा, तो वाई ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। बी और डी के बीच में है, बी और डी के बीच में ए है नहीं है, ए गलत है आपका। बी और सी के बीच में है, जी हाँ, बी और सी के बीच में कौन है, ए है, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो इस प्रकार से आप बनाएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें क्योंकि थोड़ा सा पजल है, पजल टाइप के है ना ये, तो थोड़ा सा टाइम इसमें लगता है, लेकिन थोड़ा सा आप थोड़ा स्पीड करेंगे, थोड़ा दिमाग को कंट्रोल करके करेंगे तो बन जाते हैं, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा वो नहीं है क्योंकि एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिए है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्वेश्चन है क्या, निम्नलिखित में से क्या इस समूह से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से क्या जो है वो इस समूह से संबंधित नहीं है ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी कि कीवी। कीवी जो है वो क्या है, कीवी जो है वो आपको कीवी काहुलेटिस, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ये नहीं, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि सी जो है वो सही है। सी जो है इस समूह से संबंधित नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि केला, लीची और कीवी सभी के सभी फल हैं। क्या है, केला भी, लीची भी और कीवी ये सभी फल हैं, जबकि काहू यानी कि जो लेटिस है ये क्या है, एक प्रकार का ये घास है। क्या है, एक प्रकार का यह घास है, तो इसे ध्यान में रखेंगे। तो लाहू जो है यानी काहू क्या है, तो घास है ये, ठीक है ना। चलिए तो ये आपका सी हो जाएगा, सी का मतलब डी, ठीक है ना। जो सी जो लिखा हुआ है कहाँ लिखा हुआ है, डी ऑप्शन में, तो आपको रंगना है डी ऑप्शन, ठीक है ना। तो डी में आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, इस टाइप के जो ऑप्शन दिया रहता है, क्वेश्चन से कंफ्यूज नहीं होता व्यक्ति, ऑप्शन से कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला दिया है इसमें, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो केला, लीची और कीवी सभी के सभी क्या है, तो फल हैं, जबकि काहू जो है क्या है, यानी कि एक घास का प्रकार है, यानी कि एक घास है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। 48 नंबर क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, आप आराम से बनाएंगे। पहले लिख लेंगे इसमें 18, 3, 7, 2 और 8, ठीक है। अब चलिए सिंपल रूप में लिखते चलेंगे। के का मतलब क्या बताया, के का मतलब है भागा, तो भाग का चिन्ह दे दिए। फिर दिया है क्या, क्यू का मतलब दिया है प्लस, यहाँ लिख लेंगे प्लस। उसके बाद दिया है जे, ठीक है ना। जे का मतलब क्या है, जे का मतलब है गुना का चिन्ह यहाँ कर देंगे, और टी का अर्थ है माइनस, तो यहाँ माइनस कर दें। बस इसे आप हल करें, बन गया क्वेश्चन। 6 × 18 हो जाएगा, ठीक है ना। 7 दूनी 14, 14 और 6 20, 20 में 8 जाएगा तो कितना, 12, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या, कार्य का संबंध प्रयास से है, यानी कि कार्य प्रयास, तो कार्य जो होता है वो क्या होता है, प्रयास करने से होता है। उसी प्रकार कार्य प्रयास से क्या होता है, कार्य होता है। उसी प्रकार सोना का संबंध किससे है ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ठीक है ना। ऑप्शन सी यानी कि आराम। कार्य का संबंध प्रयास से है, उसी प्रकार सोना का संबंध किससे है, आराम से है, ठीक है ना। जब सोता है व्यक्ति तो क्या करता है, आराम करता है, यानी कि आराम से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 50, यानी क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, बोला 9 × 6 बराबर दिया है 45, 7 × 4 33 लिखा है, 6 × 4 20 लिखा है, तो 5 × 3 क्या आएगा ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका क्या है, दिमाग लगाइएगा, इसको आप लोग जरूर टच कीजिए, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दिया है, और इसको बनाने का मतलब ये है कि 9 का स्क्वायर, ठीक है ना, यानी कि 81 - 36 बराबर कितना हो जाएगा, 45। उसी प्रकार से 49 माइनस, ठीक है ना, 49 - 16 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। 36 - 16 कितना, 20। उसी प्रकार 25 - 9 कितना हो जाएगा, 16, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, बोल रहा है प्रकाश रसायन में आइंस्टाइन
इकाई है और इसका मान क्या होता है ये बताना है। तो प्रकाश में आइंस्टाइन एक इकाई है और इसका मान क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आप लोग भी बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना। ऑप्शन ए यानी कि 6.02 गुना 10 के पावर 23 क्यांटा, क्या है क्यांटा, ठीक है ना। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। 52 नंबर क्वेश्चन है, पांचुरीकरण संबंधित है तो किससे संबंधित है ये बताना है, ठीक है ना। तो पांचुरीकरण का संबंध किससे है ये बताइए, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना। ऑप्शन ए यानी कि दूध के निर्जमीकरण से संबंधित है कौन, पांचुरीकरण का संबंध है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, बार बार यार। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है हाल ही में, सॉरी एक मिनट, क्या हो गया ये, बार बार ये आ रहा है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि हाल ही में इसरो ने कब तक अंतरिक्ष अभियानों को मलबा मुक्त करने की घोषणा की है, ठीक है ना। तो हाल ही में इसरो द्वारा कब तक अंतरिक्ष जो अभियान है उसमें मलबा मुक्त करने की घोषणा किया है, तो ये बताना, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना। ऑप्शन बी यानी कि 2030 ईस्वी तक अंतरिक्ष अभियानों को मलबा मुक्त करने की घोषणा किया गया, किसके द्वारा, इसरो के द्वारा किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है क्या कि विभिन्न तालिका 4 अलग अलग क्षेत्र की जनसंख्या और उसमें पुरुष और महिलाओं और बच्चों को क्या किया गया, प्रतिशत को दर्शाया गया है, ठीक है ना। तो इसमें दर्शाया गया है पुरुष को, महिला की और बच्चे की जो प्रतिशत है, और प्रतिशत को दर्शाया गया टोटल जनसंख्या में कितने प्रतिशत हैं पुरुष, महिला और बच्चा, ठीक है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि P और Q में मिलाकर बच्चों की कुल संख्या कितनी है ये बताना है, ठीक है। तो P और Q में यानी कि P हो गया और Q हो गया, इसमें बच्चे का जो परसेंट है यानी कि टोटल जनसंख्या क्या होगा ये निकाल के बताना है, ठीक है। तो टोटल जनसंख्या 10,000, जिसमें बच्चे की संख्या कितना 20%, ठीक है। तो बच्चे का 20% मतलब 10,000 का 20% आपका कितना हो गया 2,000, ठीक है ना। आगे बोल रहा है क्या कि Q में टोटल जनसंख्या 20,000, इसमें बच्चे का परसेंटेज है कितना 30, ठीक है ना। तो 20,000 का 30% कितना हो जाएगा 6,000, ठीक है ना, 6,000। तो टोटल जो बच्चे हो जाएंगे P और Q में कितने हो जाएंगे, टोटल 8,000 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55 नंबर देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि दिए गए आंकड़े में शिक्षा पर जो खर्च किए गए हैं उसका केंद्रीय भाग जो होगा यानी कि कितना केंद्रीय डिग्री जो कोण बनेगा ये बताना है, ठीक है ना। तो केंद्रीय भाग क्या होगा जो शिक्षा पर खर्च हुआ है इसके बारे में बताना है, ठीक है। चलिए, तो शिक्षा का आपका ये है 5425, ठीक है ना। तो 5425 रुपया शिक्षा पर खर्च हुआ और टोटल कितना है, तो टोटल एक बार जोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो चलिए टोटल जोड़ लेते हैं, आपका हो गया 0 5 5 10 10 10 5 15 और 5 20, हाथ में हो गया कितना 2, ठीक है ना। शेष कितना रह गया 2, तो 2 हो गया 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 7 18 18 18 और 2 20, ठीक है ना। 18 2 20, हाथ शेष में 2, तो 2 और 2 4 4 1 5 5 5 10 10 4 14, ठीक है ना। 14 2 16 16 और 4 20, आपको हाथ में शेष कितना रह गया 2, ठीक है ना। तो 5 2 7 7 6 13 13 और 6 कितने, सॉरी 13 और 7 20 20 और 6 26 26 और 4 30 और 5 35, ठीक है ना। यानी कि टोटल हो गया कितना 35,000। तो टोटल 35,000 में से 5425 कितना हुआ है, खर्च जो हुआ है वो शिक्षा पर खर्च हुए हैं। तो बोल रहा है कि कितने डिग्री का भाग है इसका, तो टोटल जो भाग है कितना है 360 डिग्री का, तो गुना कर देंगे कितना से 360 से, ठीक है। चलिए अब इसे बस कैलकुलेट करना है, बाकी कुछ नहीं करना। चलिए सबसे पहले इसे हम काट सकते हैं, 1 शून्य से 1 शून्य आपका कट जाएगा, ठीक है ना। आप इसे लिख सकते हैं कितना 35 गुना 100 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो मान लेते हैं 35 है और ये 100 हो गया, ठीक है। चलिए अब इसे काट देते हैं, 7 5 35, ये हो जाएगा आपका कितना 10 5 50, 8 5 40 और 5 25, यानी कि इतना मराती ये कट गया, ठीक है। चलिए 7 से इसको काट दीजिए, 7 एकम 7 हो जाएगा 3 और 7 5 35, 7 5 35 155 से आपका पूरा कट गया, ठीक है। चलिए जैसे ही आप क्या करेंगे 5 हटा देंगे और 2 हटा देंगे तो 1 शून्य यहाँ आ जाएगा और शून्य से शून्य ये कट जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए 18 से कट जाएगा, 18 दूनी 36 और 31 से काट देंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए इसमें से क्या हो गया 5 हट गया और इसमें से 2 हट गया, तो कितना हो गया 10 10 मतलब 1 शून्य पर हटा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब 18 गुना क्या कर देंगे 31 कर दीजिए, तो 18 एकम 18 हो जाएगा और हाथ में रह जाएगा आपके 1 18 3 54 और 1 55, ठीक है ना। और 10 से भाग देंगे तो 1 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, तो हो जाएगा 55.8 डिग्री का ये क्या बनेगा इसका भाग रहेगा, ठीक है ना। यानी कि इतना डिग्री का एक कोण बनेगा किसका शिक्षा पर, ठीक है। चलिए तो ये था इसका शॉर्टकट, मतलब कि इस रूप में आप बना सकते हैं कम कैलकुलेट कर करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए बोल रहा है क्या
ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए दिया है आपको 90 डिग्री रहेगा। ए कितना रहेगा 90 डिग्री। चलिए इस प्रकार से ये समकोण है, ठीक है ना, जिसमें ए जो है आपका कितना है 90 डिग्री है। तो ये आपको बी कर दिए और ये सी कर दिए, ठीक है। चलिए ए हो गया 90 डिग्री। बोल रहा है ए बी 4 है, ए बी मतलब ये हो गया आपका 4 और बी सी मतलब ये हो गया कर्ण, ठीक है ना। तो ए हो गया आपका 90 के सामने कर्ण होते हैं, तो ये हो गया 5। तो देखिए 3 4 और 5 का क्या होता है ट्रिपलेट होता है। तो ये हो गया आपका 4 5, तो ये कितना रहेगा 3 रहेगा। 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, यानी कि लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो ये ट्रिपलेट होता है, ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बोल रहा है क्या कि कॉस बी प्लस कॉट सी का मान ज्ञात करना है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है पहले ये पता होना। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण बी के लिए, ठीक है ना। बी से पूछा है तो कॉस बी, तो थीटा के सामने होता है क्या लंब होता है, तो आधार हो जाएगा कॉस के लिए आधार हो जाएगा आपका 4, कर्ण है आपका 5, ठीक है। चलिए आगे बोला कॉट सी मतलब कॉट ये, ठीक है ना। कॉट सी मतलब कॉट का मतलब हो गया क्या कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा मतलब होता है आधार बटा लंब। तो आधार हो गया इसका 3 और लंब हो गया 4, यानी कि 3 बटा 4, ठीक है। चलिए एलसीएम हो गया आपका 20, गुना कर दिए 4 16, 16 और 15 कितना हो जाएगा 16 15 31, यानी कि 31 बटा 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57 नंबर देखिए बोला माना शांत जल में नाव की गति, ठीक है ना। नाव की गति कितना है 17 किलोमीटर प्रति घंटा। मान लेते हैं नाव की गति x और x का मतलब दिया है 17 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बोला धारा की गति y मान लिए तो हो गया कितना 5 किलोमीटर प्रति घंटा इसका धारा की गति दिया, ठीक है। बोला नाव को धारा के अनुकूल मतलब धारा के साथ जाने में कितना समय लगेगा। समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। दूरी आपको दे दिया 110 किलोमीटर, धारा के साथ चलेंगे तो क्या होगा चाल आपका जुट जाएगा, ठीक है ना। तो चाल आपका जुट जाएगा मतलब 17 5 22 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नाव चलेगी। तो 22 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय बराबर हो गया दूरी बटा चाल, यानी कि हो जाएगा कितना 5 घंटा। यानी कि 5 घंटे में दूरी को तय कर लेगा कौन नाव के द्वारा, यदि धारा के अनुकूल चलेंगे तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 58 है। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए बोल रहा एक बेईमान दुकानदार है, ठीक है ना, व्यापारी है, दुकानदार ने व्यापारी बोला, ठीक है ना। चलिए तो इसे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अच्छा क्वेश्चन है तो इसे ध्यान रखिएगा। एक बेईमान व्यापारी है, अपने सामान को 22% हानि के साथ बेचने की घोषणा करता है, ठीक है ना। मान लेते हैं कि व्यापारी का जो क्रय मूल्य था वो 100 है और विक्रय मूल्य है क्या ये बता रहा है, ठीक है ना। बोल रहा है क्या कि एक व्यापारी है वो बोल रहा है क्या कि 100 रुपया में तो मैं वस्तु खरीदा हूँ, लेकिन आपको बेच रहा हूँ कितना 22% की हानि, मतलब कि 78 रुपया में मैं बेच रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बोलता है क्या लेकिन घोषणा करता है लेकिन 35% हल्के वजन का उपयोग करता है। मतलब 100 ग्राम में वह 35% बोल तो रहा है कि मैं 100 ग्राम आपको मतलब वजन जो दे रहा हूँ बिल्कुल एक्चुअल दे रहा हूँ, लेकिन वो एक्चुअल में दे नहीं रहा है वजन, ठीक है ना। तो देखिए वजन दे रहा है कितना 65 ग्राम, 35 ग्राम तो कम दे रहा है, तो 65 ग्राम वो बेच रहा है, लेकिन बोल रहा है कितना कि हम आपको दे रहे हैं 100 ग्राम, ठीक है ना। तो 35% का क्या कर लिया वो मार लिया, कोती मार लिया जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए तो ये हो जाएगा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो। 100 से 100 आप काट देंगे, 13 6 78 हो जाएगा और 13 5 65, यानी कि 5:6 हो जाएगा इसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो हो गया, ठीक है। तो देखिए उसे कितने % का लाभ हो रहा है, तो बोल रहा है क्या कि उसके लाभ या हानि प्रतिशत क्या है ये बताना। तो उसे तो लाभ हो रहा है, तो पता चला 5 की वस्तु है और 6 में बेच रहा है, तो लाभ हो रहा है कितने का 1 का। कितने % का हो रहा है, किससे लाभ हो रहा है 5, यानी क्रय मूल्य से परसेंट निकालना है गुना 100 कर देंगे, यानी 20% का उसे क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना। प्रॉफिट हो रहा है कितने का 20% का, यानी ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 59 नंबर क्वेश्चन देखे बोल रहा है एक संख्या में पहले 10% की वृद्धि होती है। मान लेते हैं कोई संख्या, मान लेते हैं कि एक संख्या जो 100 है, ठीक है ना। संख्या कितना है 100 मान ली, पहले बोलता है कि 10% की वृद्धि होती है, तो सबसे पहले इसमें वृद्धि करेंगे 10%, तो हो जाएगा संख्या कितना 110 हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे बोल रहा है फिर 20% की वृद्धि की जाती है, मतलब ये संख्या इसमें 20% की फिर वृद्धि करते हैं, तो 110 में 120 का वृद्धि करेंगे तो कितना आ जाएगा 132, ठीक है ना। जैसे देखिए 110 गुना 120 करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 132 आ जाएगा। ये संख्या कितना आ गया 132 आ गया, ठीक है। फिर बोल रहा है कि जो प्राप्त संख्या हुआ उसमें 12% की क्या कर देते हैं कमी कर देते हैं, और ये संख्या जो प्राप्त हुआ 132 इसे 12% की कमी करते हैं, यानी 132 में 12% की कमी करेंगे तो कितना 88/100 हो जाएगा, ठीक है ना। तो संख्या आपको ये आ जाएगा जो लास्ट में आएगा, ठीक है ना।
जब कमी करेंगे 12% तो बोल रहा है कि मूल संख्या में शुद्ध वृद्धि या कमी का प्रतिशत क्या है ये बताना। तो मूल संख्या तो आपका 100 है और ये लास्ट संख्या निकाल लेंगे तो पता चल जाए कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुआ है ये बताना है। ठीक है, चलिए सिंपल है, इसे एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेट कर लेंगे सबसे पहले आसानी से इसे। सबसे पहले आप इसे कैलकुलेट कैसे कर लेंगे, तो गुना कर देते हैं, इसको भाग देते हैं, गुना कर लेंगे जैसे भी करना है। तो 88 गुना 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 88 गुना 2 हो जाएगा कितना, 176। ठीक है ना, 176 हाथ में 6 लिख दिए, हाथ में आपका शेष रह गया कितना, 17। ठीक है ना, 88 गुना 3 कर दीजिए। ठीक है, तो 88 गुना 3 करिएगा तो कितना आ जाएगा, 90 मान लेते हो तो 90 गुना 3 करेंगे तो हो जाएगा 270। 270 में आप 6 घटा देंगे तो 264। 264 प्लस 17 जो शेष बता था, तो 264 और 17 जोड़ दीजिए तो 71, 71 और 10 81, यानी कि 281 हाथ में रह गया आपका 28 शेष बच गया। ठीक है, चलिए 88 गुना 1 करेंगे 88 और 28 जोड़ दीजिए, 88 और 28 कितना हो जाएगा, 116। ठीक है ना, 116 हो जाएगा 88 गुना 28। अब 100 से भाग देंगे यानी 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, यानी कि जो लास्ट में वृद्धि या कमी जो 12% जब कमी की है, 132 में 12% की कमी की तो संख्या आ गया आपको 116.16। देखिए, ठीक है, चलिए अब समझिए यहाँ से। तो मूल संख्या आपका कितना था, 100 था और लास्ट में जो संख्या आया वो कितना आ गया, 116.16। ठीक है ना, तो बोल रहा है कि मूल संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है, तो हुआ तो है आपका वृद्धि। ठीक है ना, कितने की वृद्धि हुआ, 16.16% का वृद्धि हुआ। 100 में जितनी वृद्धि हुआ उतना ही परसेंटेज वृद्धि होता है। ठीक है, तो 16.16। ठीक है ना, 16.16% की क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, यानी कि आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब तो ये हो गया आपका मूल संख्या और ये सबसे लास्ट की संख्या रहा जो कि शुद्ध संख्या जिसे बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है यदि tan a का मान आपको दे दिया कितना, 3/4। तो tan थीटा बराबर होता है क्या, लंब होता है। तो ये हो गया आपका लंब और ये हो गया आपका क्या, आधार। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी कि आपको लंब हो गया पता, आधार हो गया पता, तो आपको कर्ण निकल जाएगा। तो कर्ण होता है कितना, 5 हो जाएगा। तो कर्ण हो जाएगा 3, 4, 5 का भी बताए थे ना, 3, 4 और 5 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। ठीक है ना, समकोण त्रिभुज में। ठीक है, चलिए तो बोल रहा है क्या कि sin a का मान कितना होगा, तो sin बराबर क्या होता है, sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब आपका 4 है और कर्ण आपका कितना है, 5 है। तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण यानी कि 4/5 इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये सभी, आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 61 है। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए बता रहे हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है क्या, बोल रहा है कि 15, 24, 35 और 54 का जो लघुत्तम समवर्तक होगा वो क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो 15, 24, 35 और 54 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं। तो 15 हो गया, 24 हो गया, 35 हो गया और 54 हो गया, इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले 3 निकाल लेते हैं, सबसे कॉमन। तो 3 निकालेंगे तो 5 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये तो आपका 35 ही रह जाएगा और ये 18 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 3 कॉमन निकल गया। चलिए उसके बाद आप फिर से निकालेंगे कितना, 5 कॉमन निकाल लेते हैं। तो 5 निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, ये तो आपका 8 ही रहेगा, ये हो जाएगा आपका 7 और ये हो जाएगा आपका 18 रहेगा। तो 5 कॉमन निकाल लिए। ठीक है, अब एक बार 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो ये 9 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा और ये तो आपका 7 ही रह जाएंगे। ठीक है ना, तो 2 कॉमन हो गया। अब गुना करना पड़ेगा 4 गुना 7 गुना 9 से। ठीक है, चलिए सिंपल सी है, आप इसे कैलकुलेट बस कर लेंगे। तो देखिए 5 गुना 2 करेंगे तो 10 आपको आ जाएगा। तो 10 मतलब लास्ट में जो संख्या बचा रह गया ना, 4, 7, 9 और 3, ये सभी को गुना करके लास्ट में एक शून्य बस बैठा दीजिए। 5 गुना 2 का मतलब क्या हुआ, एक शून्य लास्ट में बैठाना है हमें। चलिए ठीक है, चलिए तो 9 7 63। ठीक है ना, 63 गुना हो जाएगा कितना, 12 और एक शून्य लास्ट में यानी कि 10 से गुना कर देंगे, यानी कि एक शून्य बस बैठा देना है। तो 12 तिया हो जाएगा कितना, 36, हाथ में 3, 12 छक 72 और 3 75 और एक शून्य आप लास्ट में बैठा दीजिए। ठीक है, 5 गुना 10। ठीक है, तो हो जाएगा 7560, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे शॉर्टकट में कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि जल्दी कैलकुलेशन इस प्रकार से आपको हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 62 है। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है क्या कि यदि थीटा एक न्यून कोण है तो साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 आपको दे दिया। तो थीटा में आप जानते हैं कि साइन 90 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो साइन 90 का भी मान 1 होता है और कोसेक 90 का जो मान होता है वो भी कितना होता है, 1 ही होता है। ठीक है ना, यानी थीटा का जो मान है वो कितना रहेगा, 90 डिग्री रखेंगे। जब थीटा का मान 90 डिग्री रखेंगे तो 1 और ये कितना हो जाएगा, 2, आपस में LHS बराबर RHS हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर 1 है, देखिए थीटा का मान यदि 90 डिग्री रखेंगे तो आपका 1 का अब 5 बार गुना करेंगे तो भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। कॉसेक का भी सेम वैल्यू वही आएगा। ठीक है ना, तो आपका हो जाएगा कितना, 2, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 की ओर।
63 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा क्या, अब जीके की क्वेश्चन फिर से आ गया। बोल रहा नींद का अध्ययन कहलाता है, तो नींद का अध्ययन क्या कहलाता है ये बताना। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग भी बताइए। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि हिप्नोलॉजी कहते हैं, नींद के अध्ययन को क्या बोलते हैं, हिप्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है ना, तो इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्रीमेटोलॉजी एक है, क्रीमेटोलॉजी का मतलब होता है रंगों का अध्ययन, किसका अध्ययन होता है, रंगों का अध्ययन होता है, रंगों का अध्ययन उसे क्रीमेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है ना, चलिए क्रोनोलॉजी है, क्रोनोलॉजी का मतलब होता है समय का जो अध्ययन होता है। ठीक है ना, समय का अध्ययन क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजी बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमेलित है, तो कौन सा युग में जो है निम्न में से वो सुमेलित है, मतलब लाल त्रिकोण का संबंध परिवार नियोजन से, रेड क्रॉस का संबंध जो है डॉक्टरी सहायता या अस्पताल खतरा, या फिर यातायात को रोकने का चिन्ह है, हरा प्रकाश रास्ता साफ सिग्नल का संबंध है। तो क्या सभी के सभी सही है या कौन सी सही है ये बताना है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मतलब कि सभी के सभी क्या है, सभी सुमेलित हैं, यानी कि लाल त्रिकोण जहां पर है यह परिवार नियोजन का चिन्ह होता है। रेड क्रॉस का मतलब होता है क्या, डॉक्टरी सहायता, अस्पताल का खतरा, यातायात को रोकने का चिन्ह जो होता है वो रेड क्रॉस का होता है। हरा प्रकाश का मतलब होता है रास्ता साफ सिग्नल है। ठीक है ना, यानी कि आपको जाने की रास्ता जो क्या है बिल्कुल क्लीन है। ठीक है, चलिए कुछ और पॉइंट है वो भी देख लेते हैं। जैसे होता है आपका लाल का जो लाल प्रकाश होता है ना, उसका प्रयोग होता है किसमें, खतरे के प्रतीक में भी होता है। पीला प्रकाश जो होता है वो आपके किस में होता है, तो पीला प्रकाश का जो प्रयोग होता है वो सावधानी के साथ आगे बढ़ने का प्रतीक होता है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 है CTBT, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। कभी कभी इसका फुल फॉर्म ही पूछ देता है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। CTBT का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी कब अस्तित्व में आया ये बताना है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। ठीक है ना, ऑप्शन बी यानी कि 1996 में यह अस्तित्व में आया था। कब आया था, 1996 यानी कि 1996 ईस्वी में। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेड क्वार्टर है CTBT का हेड क्वार्टर जो है वो कहाँ है, तो ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। कहाँ है, वियना में इसका क्या है, हेड क्वार्टर है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। इसमें टोटल देश की जो हस्ताक्षर है वो कितने हैं, तो टोटल 183 देश इसमें क्या किए हैं, अभी तक हस्ताक्षर किए हैं, इस संधि पर किए हैं। ठीक है ना, चलिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु निषिद्ध दिवस प्रत्येक साल मनाया जाता है, जो कि 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है ना, कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है, तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। 66 नंबर क्वेश्चन है डाओचेंग एडिंग एयरपोर्ट कहाँ स्थित है ये बताना है। तो डाओचेंग एडिंग एयरपोर्ट कहाँ स्थित है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कहाँ है, तिब्बत में यह स्थित है। ठीक है ना, यह कहाँ स्थित है, तिब्बत में, और 4411 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। कितना पर स्थित है, 4411 मीटर की यह ऊंचाई पर स्थित है, यानी कि हाइट पर स्थित है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67 लास्ट सपर किसने चित्रित किया था ये बताना है। तो लास्ट सपर किसने चित्रित किया था ये बताइए। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर आप लोग भी जरूर देते चलिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करते रहेगा। ठीक है ना, तभी तो मज़ा आता है, कॉन्फिडेंस आता है, पढ़ने में भी पढ़ाने में मज़ा आएगा। ठीक है ना, तो अपन लोग बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से मज़ा आएगा एग्जाम में, आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो। ठीक है ना, कहा गया कि आने वाले टाइम में रेलवे की बहुत सारे वैकेंसी भी आने वाले, जैसे ग्रुप डी हो गया, NTPC हो गया, तो प्रैक्टिस जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही आप कंफर्टेबल एग्जाम में फील करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादातर बहुत ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है कि प्रैक्टिस भी आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस जब तक नहीं होता तो आप टाइम मेंटेन एग्जाम में नहीं कर पाते। ठीक है ना, तो इसलिए प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। ठीक है, चलिए तो 67 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी है। ठीक है ना, ऑप्शन बी यानी कि लियोनार्डो द विंची। ठीक है ना, लियोनार्डो द विंची लास्ट सफर के चित्रित किए थे। तो लास्ट सफर के चित्रित कौन के हैं, लियोनार्डो द विंची। ठीक है ना, और यह कहाँ के निवासी हैं, तो यह इटली के, कहाँ के हैं, इटली के यह निवासी थे। ठीक है ना, चलिए आगे है एक मोनालिसा जो प्रसिद्ध चित्र है वो उनके द्वारा ही ये भी किया गया था, मोनालिसा। ठीक है ना, मोनालिसा का जो चित्रित किया गया था इनके द्वारा, लियोनार्डो द विंची के द्वारा ही किया गया था। ठीक है ना, पाब्लो पिकासो जो कि एक चित्रकार है वो कहाँ के हैं, तो ये हैं स्पेन के। कहाँ के हैं, स्पेन के हैं ये। ठीक है ना, चलिए आगे है माइकल एंजेलो। ठीक है ना, माइकल एंजेलो भी कहाँ के हैं, इटली के, ये भी हैं, कहाँ के हैं, इटली के, और मूर्तिकार चित्रकार ये भी हैं। ठीक है ना, ये आपका रेम्ब्रांट। ठीक है ना, रेम्ब्रांट जो है ये आपके नीदरलैंड के हैं। कहाँ के, नीदरलैंड के, कहाँ के, नीदरलैंड के हैं, और यह भी एक क्या है, चित्रकार है, तो ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है, ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है, ये बताना है। तो ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी कि पुष्कर मेला का एक क्या है, एक हिस्सा है, ठीक है ना। तो ऊँटों का जो प्रसिद्ध व्यापार किस मेले का हिस्सा है, तो पुष्कर मेले का यह हिस्सा है। देखिए ट्रेन भी आ गया, स्टेशन है, ठीक है ना, तो खूब ट्रेन आते हैं इधर, ठीक है ना। चलिए, तो पुष्कर मेले का क्या है, एक हिस्सा है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है। चलिए, कुछ और पॉइंट है तो कुंभ मेला के बारे में देख लेते हैं। तो कुंभ मेला जो कि भारत में टोटल कितने स्थानों पर लगाया था, 4 पवित्र स्थानों पर लगाया जाता है। और कहाँ कहाँ लगता है यह, तो प्रयागराज में, पहले तो ध्यान रखिएगा प्रयागराज, ठीक है ना, प्रयागराज हो गया। फिर आपके बाद उसके बाद हरिद्वार हो गया, ठीक है ना। हरिद्वार के बाद आपको हो जाता है नासिक, कहाँ होता है, नासिक जो कि महाराष्ट्र में है। और उसके बाद हो जाता है आपका उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। चलिए, और प्रत्येक कितने वर्ष में, 12 वर्षों के अंतराल में यह लगाया जाता है, क्या, कुंभ मेला लगाया जाता है, ठीक है ना। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कुंभ मेला जो कि विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन है, ठीक है ना। तो विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन कौन है, तो कुंभ मेला होता है, तो इसे ध्यान में रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है स्वतंत्रता की प्रतिमा, ठीक है ना। स्वतंत्रता की प्रतिमा जो कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है, ये बताना है। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी का जो संकेत है, यानी किसके लिए यह जाना जाता है, तो यह स्वतंत्रता की प्रतिमा है, यानी कि प्रतीक है, ठीक है ना। और यह कहाँ स्थित है, तो अमेरिका में स्थित है, लेकिन कहाँ स्थित है अमेरिका में, ये बताना है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ठीक है ना। ऑप्शन डी यानी कहाँ है, न्यूयॉर्क सिटी में, यानी कि न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है ना। और जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, यह फ्रांस के द्वारा अमेरिका को उपहार में दिया गया था, ठीक है ना। तो इसे ध्यान में रखिएगा। और इसके जो क्या बोलते हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, इसके चित्र का मतलब डिजाइन जो है वो किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो एक फ्रांस के मूर्तिकार थे जिनका नाम है फ्रेडरिक अगस्ते, ठीक है ना, फ्रेडरिक अगस्ते बाल्थोदी, ठीक है ना। चलिए लिख देते हैं सॉरी, फ्रेडरिक, ठीक है ना, फ्रेडरिक अगस्ते बाल्थोदी है, ठीक है ना, बाल्थोदी है, ठीक है ना, इस प्रकार का नाम है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान में रखें, थोड़ा सा टेढ़ा नाम है। और यह फ्रांसीसी मूर्तिकार है, ठीक है ना, तो इसे ध्यान में रखेगा। और यह यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल है, जो कि 1984 में यह शामिल हुआ था, किसमें, यूनेस्को में शामिल हुआ था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70 यानी कि 70 नंबर क्वेश्चन, जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है, ये बताना। तो जापान की राष्ट्रीय पोशाक क्या है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी कि किमोनो, ठीक है ना, किमोनो, ठीक है ना। किमोनो जो क्या है, जापान का राष्ट्रीय पोशाक है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। जापान की राजधानी कहाँ है, तो बताइएगा कमेंट में, ठीक है ना। तो चलिए बता देते हैं, जापान की राजधानी कहाँ है, टोक्यो। जापान की राजधानी कहाँ है, टोक्यो है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ, सबसे बड़ी जो मूर्ति है वो कहाँ है, ये बताना है। तो विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ स्थित है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना। ऑप्शन ए यानी कि कहाँ है, ब्राजील में स्थित है। कहाँ है यह स्थित है, तो ब्राजील में। और ब्राजील के एक शहर है रियो डी जेनेरियो शहर में यह स्थित है। कौन, जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति है वो, ठीक है ना, रियो डी जेनेरियो शहर में स्थित है, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72 के बारे में। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा क्या, 72 है कि उपयुक्त अनुक्रम में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा के साथ बदलते हुए इसी क्रम में कितने 8 हैं जो अपने बाएं और साथ ही दाहिने नंबर से विभाजित हैं, ये बताना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले तो आप जो अंक लिखा हुआ है इसे आप क्या करना है, 1 2 सभी को चेंज करना है, ठीक है ना। जैसे 6 से 7 है तो इसे 7 6 बनाना है। 8 4 8 है उसे 8 4 बनाएंगे, ठीक है ना, बदलना है। तो 8 5 है 5 8 है उसे 8 5 कर दिए, ठीक है ना। 8 4 है उसे 4 8 कर दिए, ठीक है, कर दिए। फिर 83 है उसके 3 8 कर देंगे। 25 को कर देंगे 5 2, ठीक है ना। 86 को कर देंगे 6 8। 78 को कर देंगे 8 7 और 38 को कर देंगे 8 3, ठीक है। अब समझिए, ये चेंज कर दिए, परिवर्तन कर दिए, ठीक है, यानी कि संख्या को क्या कर दिए, बदल दिए। इसी तरह वहाँ कितने 8 हैं, मतलब कितने जो 8 हैं, ये कितने 8 हैं जो अपने बाएं और दाहिने जो अंक है उससे विभाजित है। देखिए, जैसे 8 है तो 8 के बाएं अंक 6 है, दाएं अंक कितना 4 है। तो कितने हैं जो दाएं और बाएं दोनों से विभाजित होना चाहिए। देखिए 4 से तो विभाजित होगा लेकिन 6 से नहीं हो रहा, तो ये वाली 8 तो नहीं हो रहा। देखिए ये 8 है, ये 4 से होगा लेकिन 5 से नहीं होगा, तो ये भी नहीं है, यानी कि अभी तक दोनों में से कोई नहीं मिला। ये 8 है, इसे देखते हैं तो ये 4 से हो रहा है लेकिन 3 से नहीं होगा, ये भी नहीं। ये आपका 8 है तो ये 3 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, ये भी नहीं।
एक 8 ये है, तो ये देखिए 6 से और 8 से ये भी नहीं हो पाएगा, मतलब दोनों से विभाजित होना, ठीक है ना। दाएं से भी, दाएं वाला अंक और बाएं वाला अंक दोनों से करना है जो उसके निकट में है, ठीक है ना। चलिए ए वाली 8 है तो ये 8 से होगा, लेकिन 7 से नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। और ये 8 है, इससे आगे पीछे क्या है 7 और 3 है, तो ये भी नहीं होगा। यानी कि कोई भी ऐसा 8 नहीं है इसमें जो कि अपने बाएं अंक और दाएं अंक दोनों से क्या हो, विभाजित हो। तो ये हो गया, इसका जो नंबर होगा कितना होगा 0, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखेगा। तो क्वेश्चन को थोड़ा गौर से पढ़ेंगे तो आपको कर सकते हैं इसे, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। बोल रहा है कि उत्तर आकृति कौन सा चित्र प्रश्न आकृति में दी गई दोनों आकृतियों से मेल बना है, तो ये बताना है। तो दोनों का मेल किस में बनेगा, देखिए तो मेल तो इसमें नहीं बनेगा, आपको बी में देखिए, बी में ये बन रहा है, ये, ठीक है ना, ये हो गया, और आपके बाद ये हो गया, यानी कि बी वाली बन रहा है, आकृति बी बन रहा है। तो बी किस में लिखा हुआ है, बी ऑप्शन सी में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो इस टाइप के जो ऑप्शन आते हैं उसमें थोड़ा सा आप गौर जरूर कीजिएगा। जब क्वेश्चन ईजी रहेगा तो समझिए कुछ ना कुछ उसमें लोचा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन ईजी है लेकिन ऑप्शन में आपको कंफ्यूज किया है। यहाँ पर बी समझ के यहाँ बी मार देंगे तो आपको ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डी लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो बी वाली चित्र है लेकिन ऑप्शन सी है, ठीक है ना। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। बोल रहा है गेंद का संबंध है फेंकना, ठीक है ना। गेंद का संबंध है फेंकना, तो उसी प्रकार निम्न में से किसका संबंध होगा ये बताना, यानी कि समरूप जोड़ी का पता लगाना है। तो गेंद को फेंकते हैं तो बॉल को फुटबॉल को क्या करते हैं, किक करते हैं, यानी कि किक लगाते हैं पैर से, यानी कि आगे बढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। इन फुटबॉल को किक लगाना का संबंध वैसे ही है जैसे कि गेंद को फेंकना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 75 है। उपरोक्त श्रृंखला में बाईं ओर से 15वें पद, ठीक है ना, के दाईं ओर 6वां पद है तो कौन है ये बताना है। तो देखिए सबसे पहले 15वां पद कौन है, दाईं किधर से, बाईं से, तो आपका बाईं ए हो गया, यानी कि ए हो गया क्या, बाईं ओर था ये, और ये हो गया आपका दाएं। पहले तो यही चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका दाएं, ए हो गया बाएं, बाएं से 15वां अंक गिन लीजिए। तो आपका 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 में कौन आ रहा है, ई आ रहा है, ठीक है ना। 15 में कौन आ गया, ई। ये आपका 15 नंबर में आ गया। फिर बोल रहा है कि 15वें के दाईं और 6वां पद, 15वें के दाएं मतलब 15 को छोड़ करके, तो इसके दाएं 6वां देखिए 1 2 3 4 5 6, कौन अंक है, तो 8 आ रहा है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, 8, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 76 नंबर क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है क्या कि उसमें भी क्या करना है, शब्द को पता लगाना है जो जिससे संबंधित है, कौन से संबंधित है ये पता करना है। जैसे कि एनाकोंडा का संबंध है कोबरा से, तो मोनार्क का संबंध किससे है ये बताना है, ठीक है ना। तो एनाकोंडा का संबंध कोबरा से, तो मोनार्क का संबंध किससे है, तो मोनार्क का संबंध है क्वीन से, ठीक है ना। तो मोनार्क का संबंध किससे है, क्वीन से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77 है। कभी कविता लिखता है तो मोची का कार्य क्या है ये भी पता लगाना, ठीक है। तो कभी कविता लिखता है तो मोची क्या करते हैं, जूता सीते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो कभी कविता लिखते हैं तो मोची क्या करते हैं, जूता सिलते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 78 है। लोहे का प्रतीक आपको दे दिया क्या, एफी। तो चांदी का जो प्रतीक होता है क्या होता है, तो चांदी का प्रतीक को क्या बोलते हैं, एजी लिखते हैं, ठीक है ना, यानी कि एजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो लोहे का प्रतीक होता है एफी, तो चांदी का प्रतीक एजी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 79 है कि इस आकृति को निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आकृति का संयोजन किया जा सकता है। तो किसका संयोजन कर सकते हैं, सिंपल से देखने में लग रहा है आपका डी वाली जो आकृति है इसे संयोजन कर सकते हैं। बाकी आपका ये चतुर्भुज है, त्रिभुज है, ये पंचभुज है, तो ये तो कभी होगा ही नहीं। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी किस में दिया हुआ है, तो डी आपको दिया हुआ है ए ऑप्शन में, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसमें भी वैसे ही कंफ्यूजन दिया है, डी का चित्र है, डी चित्र है, लेकिन ऑप्शन ए में डी है, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, बोल रहा है दो संख्याओं का योग आपको 520 दिया, ठीक है ना। दो संख्या, तो मान लेते हैं पहली संख्या आपका x है, तो दूसरी संख्या हो जाएगा कितना, 520 माइनस 100 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये हो गया पहली संख्या और ये हो गया आपका दूसरी संख्या, या बड़ी संख्या या छोटी संख्या भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए उनमें से बड़ी संख्या को 4% क्या करते हैं, कम कर देते हैं। मान लेते हैं बड़ी संख्या ये है तो इसको 4% कम कर देंगे तो x का हो जाएगा, बचेगा कितना, 96%। सिंपल सी है। आगे बोल रहा है कि और छोटी संख्या को 12% बढ़ा देते हैं। छोटी संख्या आपको कितना है, 520 माइनस 1 से 12%, इसे क्या करते हैं, बढ़ाएंगे तो 112% ये हो जाएगा, और दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो। तो प्राप्त संख्याएं एक समान, तो जो संख्या प्राप्त हुआ यानी ये संख्या प्राप्त हुआ और ये संख्या जो प्राप्त है दोनों क्या है, इक्वल है, यानी कि बराबर है, ठीक है। चलिए अब इसे काट देंगे, देखिए परसेंट से परसेंट आपका कट जाएगा, 16 से काट देंगे, 16 सत्ते और 16 छक्का, ठीक है।
चलिए इसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए 7x आ जाएगा आपका, माइनस में बराबर के साइड करेंगे तो प्लस में 7x, प्लस में 7x और प्लस में 6x, यानी कितना हो जाएगा 13x आपका ये हो जाएगा। इधर गुना करेंगे तो 520 गुना 7 हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें दोनों बार गुना करेंगे ना। चलिए 1352 यानी कि 40 में राती हो गया। तो x की वैल्यू हो जाएगा 40 गुना 7 280, ठीक है ना। 280 यानी ये आपका वैल्यू आ गया कितना 280, और ये वैल्यू आ जाएगा आपका कितना 520 में से 280 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा कितना 240, ठीक है। चलिए तो पूछ रहा है कि छोटी संख्या क्या होगा, तो बड़ी संख्या आपको पूछे तो 280, छोटी संख्या पूछे तो आपका 240, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। बोल रहा है ए एक साइकिल बी को 10% लाभ पर बेचता है, ठीक है ना। देखिए इसमें टोटल 3 व्यक्ति है, ए है, बी है और सी है। तो मान लेते हैं कि ए व्यक्ति है, इसने 100 रुपये में साइकिल को क्या किया खरीदा, और बी को इसने बेच दिया 10% के लाभ पर, मतलब कि 110 रुपये में बेचा होगा, ठीक है। आगे बोल रहा है बी ने सी को 20% के लाभ पर बेचा, तो बी बेच दिया सी को 20% लाभ पर, तो 110 का 20% निकालेंगे, यानी 20% अधिक लाभ में बेचा तो 120 निकालेंगे तो आ जाएगा कितना आपका हो जाएगा 132, ठीक है ना। जैसे देखिए 110 का 120 बटा 100 कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा तो आ जाएगा 11 गुने 12 करेंगे तो 132 आ गया आपका। तो ये हो गया आपका रेशियो, ठीक है ना। तो ये 100 रुपये में खरीदा तो बी को 110 में और सी को 132 में बी बेचा, ठीक है। अब बोल रहा है क्या सी उसके लिए 264 रुपये देता है, ठीक है ना। सी कितना देता है 264 रुपये देता है, तो 264 लाने के लिए 2 से गुना कर देंगे। अब रेशियो में नियम है कि एक संख्या में गुना किए तो सभी संख्या में गुना करना पड़ता है, 2 इसमें गुना करेंगे, 2 इसमें भी गुना करेंगे, 2 इसमें भी गुना करेंगे। अब देखिए ये हो गया आपका 200, ये हो गया आपका 220 और ये हो गया आपका 264। जब 264 रुपये में सी खरीदा है, इसका मतलब है कि बी 200 रुपया में वस्तु को खरीदा था। जब 132 में खरीदा था तो ये 100 में खरीदा था, ठीक है ना। उसी प्रकार यदि बी पूछे कि बी कितना में खरीदा, तो ये 264 रुपये भुगतान के मतलब बी 220 रुपये में खरीदा था, ठीक है ना। तो बोल रहा है ए कितने में खरीदा था, तो ए कितने में खरीदा है 200 रुपये में, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन ए 200 रुपया हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 82 नंबर क्वेश्चन देखिए बोल रहा है कि लगभग मान ज्ञात करना, ठीक है ना। तो लगभग मान ज्ञात करने के लिए 99.01 है, इसको बोल देंगे कितना 99 बोलेंगे, ठीक है ना। भागे, ठीक है ना, भाग हो गया। देखिए आपको 10.93 दिया, मतलब लगभग 11 है, ठीक है ना। प्लस ये आपको हो जाएगा 6.987, मतलब कि 7 इसको बोलेंगे, गुना 16.01 है, इसका मतलब है कि ये 16 है, ठीक है। चलिए लगभग में बोल रहा था तो लगभग में इस रूप में आप लेंगे। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 11 नामा 99, ठीक है। 16 गुना 7 112, 112 प्लस 9 करेंगे तो कितना 121, यानी कि ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो लगभग पूछ रहा है तो आप जहां भी देखिए 2 अंकों में लगभग 1 के आसपास है संख्या, जैसे 0.93 मतलब लगभग 1 आ रहा है तो इसे बढ़ा देंगे 11 करेंगे। लेकिन 99.01 है, मतलब 1 से बहुत कम है ये, मतलब कि ये 99 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको पूरे हटा देंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इसे लगभग में मान को लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 83 नंबर इजी है क्वेश्चन। जैसे 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा आपका, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 2 के 4 बार गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना 16 हो जाएगा, ठीक है ना। 16 इसे आप जोड़ देना है बस, तो हो जाएगा 915 6 21, 2 बचा शेष, 3 2 5 1 6, यानी कि टोटल कितना 61 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सरल करना है, नॉर्मल है क्वेश्चन ये, ठीक है ना। सरल करना मतलब सरल क्वेश्चन ही था ये, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। 84 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हाफ यानी कि आधा 1/2 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है, ठीक है ना। व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है 4πr² होता है, और r की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो व्यास आपको दिया हुआ है कितना 1/2, और r कितना हो जाएगा 1/2 से, और इसे गुना कर देंगे, यानी कि भाग दे देते हैं, मतलब 2 आधा हो जाता है ना। तो व्यास का आधा होता है क्या त्रिज्या होता है, यानी कि त्रिज्या हो जाएगा कितना 1/4 आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो इसे ध्यान रखेंगे। चलिए अब इसे कैलकुलेट कर दीजिए, 4 गुना हो जाएगा कितना पाई हो गया आपको, और स्क्वायर मतलब 1/4 गुना 1/4, 4 से 4 आपका कट जाएगा तो हो जाएगा π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो π/4 हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ कितना होगा 5/4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85 नंबर है एक सम अष्टभुज का प्रत्येक बाहुकोण ज्ञात करना। तो सम अष्टभुज का प्रत्येक बाहुकोण ज्ञात करना हो तो इसका सूत्र होता है 360/n, ठीक है ना। 360 डिग्री बटा n होता है, प्रत्येक बाहुकोण निकालने का ये सूत्र होता है, इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो 360 बटे अष्टभुज मतलब भुजा कितना n की वैल्यू होगा आपका 8, ठीक है। जहाँ n बराबर क्या हो जाएगा यहाँ 8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसे कैलकुलेट कर देंगे तो हो जाएगा कितना 45 में आती है कट जाएगा, यानी प्रत्येक बाहुकोण की जो वैल्यू है कितना है 45 डिग्री होंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 86 नंबर देखिए बोल रहा है
उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा जहाँ ये मान लेते हैं, ठीक है ना, ये क्या है? भुजा है आपका, ठीक है। चलिए सिंपल है, निकाल लीजिए इसे। तो √3/4 गुने भुजा आपको दे दिया कितना? 108 आपको ऑलरेडी दे चुका है। तो 108 गुना 108 हो जाएगा, ठीक है। गुना कर काट दीजिए इसे, 27 गुना 4 से काट देंगे तो हो जाएगा कितना? 27 × 78 से 208 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसे कैलकुलेट कर देंगे। तो 27 गुना 8 कर दीजिए। तो 27 गुना 8 कितना हो जाएगा? 27 8 236, ठीक है ना। 236 होता है, 236 का आपका हो जाएगा कितना? 36, ठीक है ना। 236 होता है ना। 27 गुना 8 करेंगे तो कितना आएगा? 236 आएगा, ठीक है ना। तो 27 गुना 8 कर देंगे तो हो जाएगा आपका कितना? 27 गुना 8 करेंगे तो हो जाएगा 216 होगा, ठीक है ना। 216 हो जाएगा। 27 गुना 8 कितना होता है? 216। 216 का आपका लिखा देगा कितना? 16 लिख दिए, आपको शेष रह जाएगा हाथ में 2। 27 गुना 1 कर देंगे तो 27 और 2 कितना हो जाएगा? 29, ठीक है ना। और हो जाएगा आपका √3 ये हो जाएगा, ठीक है। तो 29 16 √3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा ना, ठीक है। तो 27 गुना 8 यानी कि लगभग पहाड़ आप याद रखेंगे तो जल्दी कैलकुलेट ये हो जाएंगे, ठीक है। नहीं तो आपको गुना करना पड़ेगा फिर, ठीक है ना। तो 27 गुना 8 216, 216 के 0 है यहाँ, तो 2 अंक तो लिखा जाएगा। तो 16 शेष आपके हाथ में रह गया 2। 27 गुना 1 करेंगे 27, 2 से जोड़ देंगे तो 27 2 29 गुना √3 कर देंगे तो √3 आपका ये आ गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 87 नंबर क्वेश्चन। देखिए बोल रहा क्या? 87 नंबर बोल रहा है, समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिराया जाता है तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति क्या होगी ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए यानी कि बम के ठीक ऊपर होगा। कहाँ होगा? बम के ठीक ऊपर हो जाएंगे। चलिए आगे है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। किसी परमाणु न्यूक्लियस में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को बनाने वाले मूल कणों को क्वार्क नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो क्वार्क जो नाम है निम्नलिखित में से किसने दिया था ये बताना है, ठीक है ना। तो किसी परमाणु न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बनाने वाले जो मूल कण होते हैं उसे क्या बोलते हैं? क्वार्क बोलते हैं। और क्वार्क का नाम निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था ये बताना है। तो इसका किसके द्वारा दिया गया था? मुर्रे गेल-मन के द्वारा। किसके द्वारा? मुर्रे गेल-मन जो कि एक वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा दिया गया था। यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। देखिए 89 है, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या उसमें से क्या उत्सर्जित होने पर परिवर्तित नहीं होती है। तो क्या उत्सर्जित होगा फिर भी परिवर्तित नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। चलिए तो यह है अल्फा बीटा और गामा। अल्फा बीटा और गामा जो उत्सर्जित है, उत्सर्जित होने पर भी द्रव्यमान संख्या जो है वो परिवर्तित नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90 नंबर क्वेश्चन है, जीवों के उत्पत्ति का आधुनिक विचारधारा प्रस्तुत किया था तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था यह बताना है, ठीक है ना। तो जीवों के उत्पत्ति की आधुनिक जो विचारधारा है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ठीक है ना। ऑप्शन डी यानी कि ओपैरिन के द्वारा। किसके द्वारा? ओपैरिन के द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था विचारधारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। देखिए 91 है, कीट संवर्धन क्या है। कीट संवर्धन क्या है ये बताना। तो कीट संवर्धन का मतलब होता है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, ठीक है ना। तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान को क्या बोलते हैं? कीट संवर्धन बोलते हैं। यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 92 है, निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से स्तनधारी हैं ये बताना है। तो कौन से स्तनधारी है? समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह। तो इसमें कौन स्तनधारी है ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी कि 1 और 3, ठीक है ना। 1 और 3 मतलब कि समुद्री गाय और समुद्री सिंह जो क्या किस में आते हैं? तो स्तनधारी में आते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 93, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है तो किसकी इकाई है ये बताना। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है तो किसकी होती है ये बताना, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऊर्जा का। किसका होता है? ऊर्जा की इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है। नेक्स्ट है 94 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो निम्नलिखित में से कौन जो है वो एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है क्या? कागज का जलना। कागज का जलना क्या है? तो एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन में जब कोई चीज़ घटना हो जाता है उसके बाद वो उसी फॉर्म में लौटना उससे मुश्किल हो जाता है। जैसे बर्फ से जल से बर्फ के घनों का बनाना, ठीक है ना। जैसे कि बर्फ से जल से बर्फ बन गया तो वापस वो बन सकता है, ये हो गया फिजिकल, ठीक है ना। यानी कि भौतिक परिवर्तन इसे बोलते हैं। रासायनिक परिवर्तन मतलब एक बार बन गया तो बन गया, वो फिर दोबारा उसी अवस्था में नहीं लौट सकता। जैसे कागज़ को आप जला देंगे तो फिर कागज़ नहीं बनेगा उससे, ठीक है ना। इसलिए क्या है ये रासायनिक परिवर्तन होते हैं, इसे बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95 है, आजकल सड़क
सड़क पर रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग करते हैं ये बताना है। तो निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, ये जो आजकल सड़क पर रोशनी में पीले लैंप जो लगते हैं उसमें किसका प्रयोग करते हैं ये बताना है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि सोडियम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग होता है, सोडियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा रंग सोडियम क्रोमेट द्वारा आपूर्त होता है, यानी कि आपूर्ति होता है ये बताना। तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग है जो सोडियम क्रोमेट द्वारा आपूर्ति किया जाता है ये बताना है। ठीक है, चलिए तो ये होता है लाल रंग। क्या होता है, लाल। ठीक है ना, तो सोडियम क्रोमेट द्वारा लाल रंग को आपूर्ति किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन, फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है। तो फोटोग्राफी की प्लेट जो होता है उस पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है। तो ये चढ़ाया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड का। किसका होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का परत चढ़ाया जाता है, यानी ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। ठीक है ना, तो किसकी मात्रा मापी जाती है ये बताना है। तो नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है, तो किसकी मात्रा मापी जाती है ये बताना है। तो यह है ऑक्सीजन की मात्रा। किसकी मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा मापी जाती है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है। तो निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है ये बताना है। ठीक है, तो सदिश राशि निम्नलिखित में से कौन है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर है संवेग। ठीक है ना, संवेग क्या है, तो निम्नलिखित में से क्या है, सदिश राशि है। ठीक है ना, तो सदिश राशि कौन है, संवेग है। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100 नंबर क्वेश्चन है, दीमक को यह भी कहते हैं, यानी कि दीमक को जो दूसरा नाम है वो क्या बोलते हैं ये बताना है। तो दीमक को क्या कहते हैं आप ये बताना। ठीक है, चलिए जिसे क्या बोलते हैं, दीमक को श्वेत चींटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्वेत चींटी, यानी कि व्हाइट चींटी, यानी उजला चींटी, इसे बोलते हैं, किसे, दीमक को बोलते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो बताइए आज की सेट यहीं पर समाप्त हुए हैं। ठीक है ना, तो 100 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए, लगातार 100 क्वेश्चन, जिसमें आपको सभी आपको बिल्कुल सिलेबस बेस पर आधारित रहा है। ठीक है ना, तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को यदि अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे मेहनत लगते हैं इसमें, एक सेट प्रैक्टिस बनाने में बहुत सारे मेहनत लगते हैं। क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन को आप टच कीजिए, क्वेश्चन को आप फीड कीजिए, उसके बाद फिर पावर पॉइंट में क्या करना है, पूरे स्लाइड बनाना पड़ता है। ठीक है ना, बहुत सारे काम रहते हैं इसमें, तो बहुत सारे मेहनत लगते हैं एक सेट बनाने में, तो आप मेहनत को जरूर थोड़ा सा वो कीजिए केयर। ठीक है ना, तो वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।